हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की हमारी इस क्लास में हम बड़े जोश व होश के साथ हमारा नया टॉपिक अपवर्तनांक समझेंगे। पिछले क्लास में हमने समझा था कि जो है प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन कैसे होता है। अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। आज हम उसके आगे सीखेंगे अपवर्तनांक। ये अपवर्तनांक कहीं न कहीं जो हमने अपवर्तन के नियम पढ़े थे उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है, और उसको हम आज पूरा करेंगे। और इसके साथ ही मैं आपको अपवर्तन पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, यानी आंकी क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। तो अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। हमने पढ़ा था पिछले क्लास में कि स्नेल का एक नियम पढ़ा था कि किसी प्रकाश के निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्मों के लिए आपतन कोण यानी आई ज्या तथा अपवर्तन कोण यानी कोण आर की ज्या जो है आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव स्थिर रहता है, यानी साइन आई बट्टे साइन आर बराबर स्थिरांक प्रकाश के किसी निश्चित रंग के लिए तथा निश्चित माध्यमों के युग्मों के लिए। यानी कोई भी एक रंग निश्चित कर दो और कोई भी दो माध्यम निश्चित कर दो, फिर उनका कहीं पर भी आप अगर साइन आई बट्टे साइन आर निकालते हैं तो वो एक जैसा ही स्थिर अंक निकलेगा, ठीक है। ये जो स्थिरांक है ना, ये जो स्थिरांक, इस स्थिरांक को ही हम अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। इस अपवर्तनांक को हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ध्यान से समझिए, इसकी भाषा थोड़ी सी कठिन है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है, या दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, दोनों एक ही बात है। अब देखिए, जिसके सापेक्ष होगा ना, जिसके सापेक्ष होगा वो आएगा ऊपर, और जिसका अपवर्तनांक होगा वो आएगा नीचे। अब देखिए, दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक है पहले माध्यम के सापेक्ष, तो पहले माध्यम आएगा ऊपर और दूसरे माध्यम आएगा नीचे। तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष, जिसका अपवर्तनांक होगा वो आएगा नीचे और जिसके सापेक्ष होगा वो आएगा ऊपर, ठीक है। तो ये जो स्थिरांक है यही कहलाता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को हम इस तरह के चिन्ह से डिनोट करते हैं, इस तरह के चिन्ह से डिनोट करते हैं। एनसीईआरटी में एन दिया हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी में एन दिया हुआ है, वैसे अपवर्तनांक को इस चिन्ह से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसको हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अपवर्तनांक होता क्या है कि इन्हीं दिए हुए माध्यमों के लिए दिशा परिवर्तन का विस्तार। हमने पढ़ा था, नीचे एक इमेज है, देखिए ध्यान से। हमने पढ़ा था कि माध्यम 1 से जब माध्यम 2 में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, या उसकी जो चाल की दिशा है, चाल में परिवर्तन होने के कारण उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। ये मैंने पढ़ाया था आपको पिछली क्लास में। उस परिवर्तन के कारण उसकी जो दिशा है इसमें कितना परिवर्तन हुआ है, इसकी दिशा में कितना परिवर्तन हुआ है, इसकी दिशा में कितना परिवर्तन हुआ है, इसको व्यक्त करने के लिए अपवर्तनांक का उपयोग किया जाता है। किन्हीं दिए हुए माध्यमों के लिए दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। माध्यम 1 से जब माध्यम 2 में प्रकाश किरण प्रवेश करती है तो उसकी जो चाल की दिशा है, चाल की जो दर है, वो चाल कम होने के कारण उसकी प्रकाश की जो दिशा है वो बदल जाती है, और इस दिशा के परिवर्तन में कितना होता है उसे बताने के लिए हम अपवर्तनांक का उपयोग करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संगन माध्यम में जाएगी तब अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और जब संगन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, ठीक है। अब देखो, ये जो अपवर्तनांक है इसमें हमें दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल होना आवश्यक है, ठीक है, प्रकाश की चाल ज्ञात होना आवश्यक है। यदि हम मान लेते हैं, सूत्र की व्युत्पत्ति के लिए मान लेते हैं कि यदि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल v1, यानी इसमें प्रकाश की चाल है v1, तथा माध्यम 2 में v2 यानी v2 हो तो
जो आपका अपवर्तनांक है, ये अपवर्तनांक दो प्रकार का होता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखने। मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि पहले के सापेक्ष दूसरे माध्यम का परिणाम, जिस के सापेक्ष होगा ना, जिस के सापेक्ष होगा वो पहले आएगा और जिसका अपवर्तनांक होगा वो नीचे आएगा। तो पहले के सापेक्ष पहला ऊपर आ गया, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दूसरा माध्यम आ गया नीचे। तो V1 बट्टा V2 पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बट्टा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल को हम दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त करते हैं। इसको और ध्यान से देखिए, इसको और इसको मैं बताता हूँ आप कैसे याद रखो दोनों को। देखिए μ21, इसको हम म्यू कहते हैं। तो 21, इसमें जो पहले यहाँ पर आएगा ना, जो पहले इधर आएगा, जो पहला अंक इधर आएगा ना, इधर, वो पहले ऊपर जाएगा। तो एक ऊपर आ गया, फिर दो बचा वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको μ21 दे दे और कह दे इसके सूत्र लिखो, तो आप इस एक को ऊपर भेज दो यानी V1 और इसको नीचे भेज दो यानी V2। ये हो गया दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष। इसी तरह से इसमें देखिए पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष, दोनों भाषा अलग अलग है। इसमें पहले के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है और इसमें दूसरे के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक है। पहले का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष है। तो यहाँ पर देखिए किसके सापेक्ष है, दूसरे के, तो दूसरा ऊपर आ गया। किसका है, पहले का, ऊपर। अब यहाँ पर μ12 है, तो दो पहले है तो दो ऊपर जाएगा यानी V2 और V1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से दोनों सूत्र आप याद रख सकते हैं। एक बार फिर से देखिए, यदि माध्यम 1 में प्रकाश चाल V1 तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल V2 हो, तो पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अगर अपवर्तनांक देखें तो वो V2 बटे V1 यानी μ12 होगा। और यदि हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक देखें तो μ21 बराबर V1 बटे V2 होगा। जिसका अपवर्तनांक होगा वो नीचे आएगा और जिसके सापेक्ष होगा वो आएगा ऊपर। भाषा में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, अब और थोड़ा सा देखिए। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि पहले के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, अब यदि यहाँ पर पहला माध्यम जो है वो वायु हो जाए या निर्वात हो जाए, वायु को रहने दीजिए, यदि निर्वात हो जाए, यदि यहाँ पर पहला माध्यम निर्वात हो जाए जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी संचरण नहीं है, निर्वात हो जाए, यदि V1 निर्वात में हो, यानी यदि V1 की जो प्रकाश, ये जो प्रकाश की चाल है, ये प्रकाश अगर निर्वात में चले तो μ21 यानी ये अपवर्तनांक केवल अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक ये। ठीक है, यदि पहला माध्यम निर्वात हो तो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक केवल अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, केवल अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक। यदि पहला माध्यम क्या हो, निर्वात हो, तब दूसरे माध्यम का पहले के सापेक्ष अपवर्तनांक जो है वो निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, अब ये दोनों छोड़ दीजिए, आप ये देखिए, यदि वायु में प्रकाश की चाल c, यानी वायु है उसमें अगर प्रकाश की चाल c है, वैसे निर्वात में जो है आपके प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है और उसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की दर से चलता है निर्वात में प्रकाश। ठीक है, अब देखिए, यदि वायु में प्रकाश की चाल c है, यदि वायु में प्रकाश की चाल c है तथा माध्यम में चाल v है, माध्यम की चाल v है, तो म्यू यानी अपवर्तनांक होगा c बट्टे v। यदि हम माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कर रहे हैं और हमें वायु में प्रकाश की चाल पता है c है ये, और जो माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो v है, तो माध्यम का अपवर्तनांक म्यू बराबर c बट्टे v होगा। ठीक है, म्यू बराबर c बट्टे v होगा। और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, और ये जो अपवर्तनांक होता है ना, ये एक तो ये जो माध्यम है
इसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा कि इसकी प्रकृति क्या है, कैसी है, संघन है या कमज़ोर है। फिर करेगा घनत्व। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बट्टे आयतन, द्रव्यमान बट्टे आयतन। और फिर निर्भर करेगा प्रकाश के रंग पर कि प्रकाश का रंग कैसा है। ठीक है, प्रकाश के 7 रंग होते हैं और उन पर निर्भर करता है। ठीक है, प्रकृति, घनत्व और प्रकाश का रंग। ठीक है, ये था आपका अपवर्तनांक। ठीक है, अब हम एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं अपवर्तनांक पर आधारित। तो ये आपका एक क्वेश्चन है, यदि पानी का अपवर्तनांक, देखिए अपवर्तनांक को जो है हम यहाँ पर ऐसे म्यू लिखकर, और जिसका अपवर्तनांक है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो पानी को इंग्लिश में कहते हैं वाटर, और इसीलिए हम इसे डिनोट कर देते हैं UW से, म्यू W से। तो यदि पानी का अपवर्तनांक यानी म्यू W बराबर 1.33 हो, वह कांच का यानी ग्लास म्यू G बराबर 1.5 हो, तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। पानी के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष होगा वो ऊपर आएगा और जिसका होगा वो नीचे आएगा। ठीक है, तो म्यू जिसके सापेक्ष होगा वो ऊपर आएगा। ठीक है, यानी G वाटर पहले आएगा और ग्लास बाद में आएगा, तो W ऊपर आएगा और G नीचे आएगा यानी ग्लास। तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है। ठीक है, इसीलिए इसका सूत्र होगा ये, यानी वाटर में प्रकाश की चाल व ग्लास में प्रकाश की चाल के अनुपात के द्वारा हमें पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात होगा। ठीक है, पानी के सापेक्ष है तो वाटर ऊपर आएगा, और कांच का अपवर्तनांक है इसलिए ग्लास नीचे आएगा, और सूत्र हो जाएगा वो जो पहले आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा और जो दूसरा आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो म्यू GW बराबर होगा W/G, यानी वाटर में प्रकाश की चाल और ग्लास में प्रकाश की चाल। और हमें इन दोनों का अपवर्तनांक दिया हुआ है। म्यू वाटर में जो है पानी का अपवर्तनांक है 1.33 और ग्लास का है 1.5। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इन दोनों में प्रकाश की चाल, कि पानी में प्रकाश की चाल क्या है और ग्लास में प्रकाश की चाल क्या है। लेकिन हमारे पास है अपवर्तनांक, तो हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं यहाँ पर कि अपवर्तनांक पानी का बराबर होगा C/, पानी में प्रकाश की चाल, यानी VW। तो अपवर्तनांक का सूत्र तो यही होता है, वायु में प्रकाश की चाल बटे और पानी में प्रकाश की चाल, अपवर्तनांक यही का सूत्र होता है। और म्यू W दे रखा हमें 1.33, C होता है, C को ऐसे का ऐसा पड़ा रहने दीजिए, और ये हो जाएगा VW। ठीक है, VW हमें क्या चाहिए, यहाँ पर VW चाहिए, इसीलिए हम इसको ऊपर इधर ले आते हैं, तो VW बराबर हो जाएगा C/1.33। ये आपका समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, अब ध्यान से दूसरा देखिए, अपवर्तनांक ग्लास का दे रखा है हमें 1.5। ग्लास का अपवर्तनांक क्या होता है, C/, कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है, और ये दे रखा है हमें 1.5। C हम ऐसा कैसा रख लेते हैं, और VG यानी VG, और VG हमें चाहिए यहाँ पर, तो VG को ऊपर भेज देंगे और ये आ जाएगा C/1.5। अब ये C यानी वायु में प्रकाश की चाल तो हमेशा सेम रहेगी, इसीलिए हम इसे अलग अलग नाम नहीं देंगे, ऐसा कैसा रख लेंगे। तो VG बराबर हो गया C/1.5, ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, और हमें यहाँ पर क्या चाहिए, अपवर्तनांक चाहिए पानी के सापेक्ष कांच का। तो म्यू GW जिसके सापेक्ष होगा वो क्या आएगा, ऊपर। तो यहाँ पर किसके सापेक्ष है, पानी के। तो पानी का जो चाल है वो ये आ रही है, C/1.33। ठीक है, तो पानी में प्रकाश की चाल बट्टे कांच में प्रकाश की चाल यानी C/1.5 है ना। ये यहाँ से कट गए दोनों। आपको पता है कि अगर 1/2 बट्टे में 1/2 हो तो वो आपस में क्या होते हैं, कट जाते हैं। ठीक है, ये ऐसे कटेगा और फिर ये ऊपर जाएगा तो 2/2 होगा, फिर आएगा 1 और वैसे भी 1 ही आएगा। ठीक है, तो C से C कट जाएगा, फिर बचेंगे 1/1/1.33 और 1/1.5।
फिर ये जाएगा ऊपर और ये जाएगा नीचे, तो 1.5 बट्टे 1.33, यानी ये तो ऊपर गुणा होगा और ये एक इससे गुणा होगा। ठीक है, ऐसे ही तो होता है, गणित आपने पढ़ी नहीं है क्या। फिर ये 2 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट हैं तो 2 यहाँ पर शून्य लगाएंगे, तो एक शून्य से एक पॉइंट से एक शून्य कट जाएगा, फिर बचेगा आपका 150, 150 बट्टे 133। यहाँ पर देखिए शून्य कितने, जो पॉइंट है आपका ये कितने अंकों बाद था, 2 अंकों बाद, इसीलिए हमने इसको हटा के यहाँ पर 2 जीरो लगा दिए। फिर यहाँ पर भी एक पॉइंट था, उस पॉइंट से एक शून्य कट गया और फिर बच गए 150, 150 बट्टे 133। तो 133 का पहले भाग जाएगा एक बार, फिर बचेंगे आपके 17, 17 में भाग जाता नहीं है, पॉइंट लगा दिया। फिर 170, 170 में भाग जाएगा एक बार, फिर हम इसे घटाएंगे तो 10 में से 3 गए 7, 14 में से 16 में से 13 गए 37, और पॉइंट लगा हुआ है, शून्य लगा देंगे। तो अब भाग जाएगा मेरे हिसाब से ये 5 बार। 133 को अगर हम 5 से गुणा करते हैं, 5 3 15, 5 3 15, 1 16, 5 एकम 5 और ये 6, ये तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो हम 2 से गुणा करते हैं, 2 से, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा बड़ा ले लिया। 2 3 6, 2 3 6, 2 एकम 2, हाँ ये पूरा सही आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1.1 बटे 2। तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आ गया आपका 1.12। इस तरह से आप इस क्वेश्चन का हल कर सकते हैं। ठीक है, हमें पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना था, इसीलिए हमने पहले पानी के सापेक्ष कांच की, पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात की, ये रही, और फिर हमने कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात की, ये रही, और फिर हमने इसमें भाग दे दिया। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आया होगा। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।